वनन, BL कपूर हॉस्पिटल न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट में पिछले काफ़ी सालों से कार्यरत हूँ और आज आपको एक ब्रेन की ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में जानकारी मुझे लगता है कि सब मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को फ़ायदा देगी। ये बीमारी जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में एपिलेप्सी बोलते हैं और हमारी सामान्य भाषा में मिर्गी कहते हैं, वो एक कॉमन बीमारी है। न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस में ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट बीमारी है जो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन इसके बारे में काफ़ी समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो उनको कुछ हद तक दूर करने का प्रयास करते हुए मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि एपिलेप्सी क्या होती है। हमारी हिंदी भाषा में इसको अपस्मार भी बोलते हैं और इसकी जानकारी हमारे पुराने सुश्रुता और उनके लिटरेचर्स में भी उपलब्ध है। तो आज एपिलेप्सी की क्या उपचार हैं, क्या कारण हैं और मरीज को यदि दौरा आता है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये आपको सामने समझना ज़रूरी है कि एपिलेप्सी ब्रेन की वो बीमारी है जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से से एबनॉर्मल करंट आता है। जैसे आप देखें कि आपके वायरिंग है घर में आती है और वो वायरिंग में कोई भी वायरिंग यदि शॉर्ट होगी तो उस जहाँ वो सप्लाई करती है वहाँ पर लाइट फ्लिकर करने लग जाती है। तो इसी प्रकार ब्रेन हमारे शरीर का मास्टर जनरेटर है और वो शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आपका हाथ कैसे काम कर रहा है, पैर कैसे काम कर रहा है, आप बोल कैसे रहे हैं, आपको दिखता कैसे है, ये सारा ब्रेन का फंक्शन है। तो यदि ब्रेन के किसी भी भाग में एबनॉर्मल विद्युत तरंग यानी कि ज़्यादा विद्युत तरंग पैदा होंगी तो वो हिस्सा जिस काम को वो ब्रेन का वो हिस्सा कंट्रोल करता है वो काम में बाधा आएगी। सामान्य तौर पे आप एपिलेप्सी के जिस दौरे से वाकिफ़ हैं, लोग समझते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का झटका आना वो एक एपिलेप्सी का लक्षण हो सकता है। यदि ये करंट जैसे आपकी एक तार में शॉर्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद पूरा मेन शॉर्ट हो गया तो आपकी पूरी लाइट चली जाती है। इसी प्रकार यदि करंट ब्रेन के एक हिस्से से फैलकर पूरे ब्रेन में चला जाता है तो उस स्थिति में पूरा शरीर झटके खाने लग जाता है, पेशेंट गिर जाता है या उसको चोट लगने की संभावना रहती है और जब पूरा शरीर झटके खाने लग जाता है तो मरीज बेहोश भी हो जाता है। इसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। ये दृश्य जो भी देखता है उसको इससे बहुत डर लगता है और इसमें मरीज की जीभ कटती है, चोट लगती है, पेशाब मल मूत्र निकलने की संभावना रहती है। ये मिर्गी का एक बड़ा प्रकार है जो सामान्यतः लोग समझते हैं कि मिर्गी क्या होती है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो मिर्गी का आना किसी मरीज की थोड़ी देर के लिए आंखें झपकना भी मिर्गी का आना हो सकता है। जैसे पर्टिकुलरली यंग बच्चों में टीचर उनको टोकती है कि आपका ध्यान किधर चला गया, कुछ देर के लिए मरीज की आंखें स्थिर रह जाती हैं, उसको एब्सेंस अटैक बोलते हैं। इनमें बच्चों को बार बार डांट पड़ती है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि उनको मिर्गी है या वो मलिंगर कर रहे हैं या वो नाटक कर रहे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेन का कोई भी हिस्सा जब इफेक्टेड होगा, यदि हमारी स्पीच इफेक्टेड होगी कि थोड़ी देर के लिए मरीज की स्पीच में फ़र्क पड़ जाना, वो भी मिर्गी हो सकता है। मरीज के दिखने में फ़र्क पड़ जाना, उसको लाइट दिखाई लगने देना, उसके आंखों के सामने तरह तरह की रंगीन लाइटें आने लग जाना या इमेजेस का मूव होने लग जाना, ये सब मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। इसको हम फोकल सीजर्स बोलते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मिर्गी ब्रेन में करंट की डिस्टरबेंस का एक लक्षण है जो शरीर के किसी भी अंग और शरीर के किसी भी कार्य को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद इन सब चीज़ों के कारण क्या होते हैं। ज़्यादातर मरीजों में, मिर्गी के मरीजों में ब्रेन का नॉर्मल रहता है। अब किसी को यदि मिर्गी हुई तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या इमरजेंसी में ले जाना चाहिए यदि दौरा होने के बाद मरीज को इमीडिएटली होश नहीं आता। तो बार बार दौरे आना और मरीज को होश ना आना, ऐसे मरीज को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। यदि आप किसी मरीज को बड़ा दौरा आता हुआ, जैसे उसके सारे हाथ पैरों में झटके आते हुए देखें, तो उसके आसपास भीड़ नहीं लगाएं, उसके मुंह में कुछ चीज़ डालने की कोशिश नहीं करें और आसपास की जगह में कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको चोट लग सकती है उसको हटा दें।
ये दौरा उसके ब्रेन से कंट्रोल होता है, इसलिए फिजिकली पेशेंट को रिस्ट्रेन करने में आप उसके किसी अंग को चोट लगा सकते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, मुंह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो उसके फेफड़ों में जाने पर उसको एस्पिरेशन हो जाएगा। सो आपको वो सब चीज़ें करनी है जिससे मरीज को फर्दर डैमेज ना हो। सामान्यतः कुछ मिनट के बाद मरीज को होश आ जाता है। यदि आपके मरीज को होश नहीं आता और दौरा बार बार आता है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको शुरू में इसलिए दी है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ ना करें कि मरीज को नुकसान हो। अक्सर लोग मरीज के मुंह में ज़बरदस्ती चम्मच या उंगलियां डालने की कोशिश करते हैं। जब दौरा शुरू हो जाता है तो ऐसा प्रयास आपके मरीज को कोई फ़ायदा नहीं देता, बल्कि उसको चोट और लग सकती है। यदि किसी मरीज को ये आभास हो जाता है कि उसको दौरा आने वाला है, तो एक छोटा टॉवल जो हमेशा अंदर ना फंस जाए, उसको रोल करके मुंह में डाल सकते हैं। यदि आप चम्मच भी डालेंगे या कोई उंगली डालेंगे तो उसकी भी चोट मरीज की जीभ को लगेगी, क्योंकि ये दौरे का कंट्रोल मेंस में है। जैसे किसी तार में स्पार्किंग हो तो आप तार को नहीं छूते, इसी प्रकार किसी झटके आते हुए अंग को छूने पर मरीज को फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हर व्यक्ति को आभास होना चाहिए। मरीज को करवट में लिटा देना चाहिए ताकि उसके मुंह से आने वाली लार या झाग या कुछ भी बाहर निकले या उसके अंदर जाकर उसकी सांस की नली को चोक ना करे। ये जानकारी किसी भी अनकॉन्शियस मरीज के बारे में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि मिर्गी किन कारणों से होती है। 70-80% लोगों में मरीज के ब्रेन का MRI नॉर्मल होता है और उनमें मिर्गी का कोई कारण विशेष आपको MRI में स्ट्रक्चरल लीजन की तरह नहीं मिलता। इसका मतलब उनके सेल्स में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं जो उसके एक्स्ट्रा करंट को जन्म देती है। लेकिन कुछ लोगों में मिर्गी का आना और ब्रेन के किसी ट्यूमर का लक्षण हो सकता है, किसी ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बच्चा जब पैदा होता है उस समय, या चोट की वजह से हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जो डॉक्टर भली भांति मरीज के लक्षण को देखकर टेस्ट करवाने पर उसको जान सकता है। जैसे मैंने बोला कि मिर्गी के मरीज को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। 2 मेन जांचें हम मिर्गी के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, MRI और EEG। अब हम आते हैं कि यदि मिर्गी हो ही गई है तो हम उसके बारे में डरने से या किसी भ्रांति के अंदर आकर उसको भूत प्रेत का इलाज करने से मरीज को कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी भी चिकित्सा पद्धति में यदि आप इलाज करते हैं तो वो डॉक्टर को बेसिक जानकारी और बेसिक इलाज की जानकारी होगी तो ही वो आपको हेल्प कर सकेगा। जैसे यदि आपकी मिर्गी होती है तो आप पहले अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो आपके कुछ टेस्ट करवा सकता है, फिर वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। मिर्गी के हमारे देश में मिर्गी को ट्रीट करने के लिए एपिलेप्टोलॉजिस्ट भी स्पेशलाइज सेंटर में है। यदि मिर्गी आसानी से ना कंट्रोल हो तो हम उनके पास जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें हम ब्रेन से संबंधित बीमारियों के बारे में विशेष ट्रेनिंग लेकर प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग एपिलेप्सी की स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए आप यदि संभव हो तो एक बारी अपने डॉक्टर की सहायता से न्यूरोलॉजी रेफरल भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी भ्रांति में आके भूत प्रेत ओझा के चक्कर में पड़कर मिर्गी के इलाज में देर मत करिए। अब मिर्गी का इलाज में क्या होता है? आज मॉडर्न साइंस में ये सुविधा है कि 70% से ज़्यादा लोगों की मिर्गी दवाइयों से भली भांति कंट्रोल की जा सकती है और वो अपनी मिर्गी पे कंट्रोल करके अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। मिर्गी के मरीजों में लोग डॉक्टर बन सकते हैं। सिर्फ ऐसे कुछ प्रोफेशन जिनमें कि आपको मशीनों से या आप फ्लाइंग प्रोफेशन है, इनमें नहीं जा सकते। डेस्क जॉब किसी भी प्रकार का, आप किसी भी सरकारी नौकरी को या किसी भी एजुकेशन तक आप जा सकते हैं। और हमारे स्पोर्ट्स में यदि देखें तो टोनी ग्रेग, जॉन्टी रोड्स, इन सबको मिर्गी थी, रोनाल्डो को मिर्गी थी, अलेक्जेंडर, आइंस्टाइन। सो ये ऐसे लोग हुए हैं
जिन लोगों में आपको मिर्गी के बावजूद कुछ भी क्षमता पूरी करने में उनको बाधा नहीं हुई, और आज तो उससे आगे का ज़माना है और हमारे पास बहुत दवाइयाँ हैं। जब मैंने 1979 में पहली बारी मरीज देखने शुरू किए तो हमारे पास सिर्फ दो ही दवाइयाँ होती थी, फिनोबाविटोन और फेनिटोइन। आज हमारे पास 20 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं और नई नई दवाइयाँ जिनके साइड इफ़ेक्ट कम हो, मरीज अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बिना बाधा के पढ़ाई लिखाई और उसके बाद वैवाहिक जीवन भी पूरा कर सकता है। इस पॉइंट पे आते आते मुझे ये ख्याल आता है कि वुमेन विद एपिलेप्सी यानी कि महिलाओं में मिर्गी के बारे में विशेष जानकारी आपको ये देनी चाहिए कि जो दवाइयाँ बच्चे के लिए सेफ होती हैं वो दवाइयाँ देने पर यदि महिला अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है और बच्चे पैदा करना चाहती है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट के साथ उसकी मिर्गी को कंट्रोल करते हुए उसको माँ बनने की पूरी क्षमता है और वो अच्छे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है यदि वो डॉक्टर की सलाह से सेफ दवाइयाँ ले और अपने दौरे को कंट्रोल करे। इसी प्रकार ये जो मरीज के दौरे दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाते उन मरीजों की और जांच करने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाने पर हम उसका फर्दर वर्कअप करते हैं और कुछ मरीजों को ब्रेन की सर्जरी करके उसके मिर्गी के कारण को ब्रेन से निकाल कर भी उसकी मिर्गी को कंट्रोल किया जा सकता है और जिससे उसकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाती है और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सीजर को हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी सामान्य जानकारी ये है कि मिर्गी होने पर घबराइए नहीं, मिर्गी होने पर उसका ठीक से डायग्नोसिस कराइए, मिर्गी होने पर उसका ठीक से उपचार कराइए और यदि उस उपचार के बावजूद आपका मरीज ठीक नहीं होता तो स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाके अन्य उपचार जिसमें सर्जरी, स्टिमुलेशन टेक्निक, वेगल नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक, कीटोजेनिक डाइट और भी तरह तरह के नए चिकित्सा साधन हैं जिनसे हम अपने मरीज को अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।